प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में बीए पार्ट सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति पद पर कुछ चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भारत के राष्ट्रपति के पद को समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। पिछली कक्षा में अपन ने जो चर्चा की थी उसका जो संक्षेप बात अपन दोबारा से दोहरान करते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान का संभवतः सबसे संक्षिप्त अनुच्छेद है। अब संक्षिप्त अनुच्छेद है, इसके पीछे भी बहुत सारे तर्क हैं और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। राष्ट्रपति संघ के सर्वोच्च कार्यपालक हैं। अनुच्छेद 53 ये घोषणा करता है कि राष्ट्रपति संघ के सर्वोच्च कार्यपालक हैं और इसकी जो शब्दावली है वो इस प्रकार से है कि राष्ट्रपति संघ के सर्वोच्च कार्यपालक होंगे और संघ की समस्त कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग या तो वे स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति जो है भारत में संघात्मक संविधान के साथ संसदीय शासन प्रणाली का सिद्धांत अपनाया गया है। संविधान की जो व्यवस्था है उसकी मुख्य प्रणाली ब्रिटिश ढांचे पर आधारित है और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का जो ढांचा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा भारत के संविधान में भी इस प्रकार से लिया गया है। और इसी कारण से राष्ट्रपति का जो पद है वो दोहरी कार्यपालिका में नामात्र की कार्यपालिका का पद माना जाता है, क्योंकि संसदीय प्रणाली के गुण होते हैं। दो मुख्य बातें होती है, एक दोहरे प्रकार के कार्यपालिकाओं का पाया जाना और दूसरा जो है संसदीय शासन प्रणाली की दो मुख्य विशेषताएं हैं, दोहरी कार्यपालिका का पाया जाना और दूसरी मुख्य विशेषता विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध का पाया जाना। इन दोनों विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता दोहरी कार्यपालिका की जो राष्ट्रपति पद पर लागू होती है और यहाँ पर राष्ट्रपति नामात्र के कार्यपालक हैं। नामात्र के कार्यपालक, वास्तविक कार्यपालक प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद होती है और नामात्र के कार्यपालक होने के कारण से राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रधान हैं, भारत के संवैधानिक कार्यपालक हैं, न कि शासन के शक्तियों का वास्तविक प्रयोगकर्ता निकाय हैं। ये चर्चा इसकी जो है राष्ट्रपति की संवैधानिक जो स्थिति है इसकी चर्चा हम बाद में और आगे नेक्स्ट करेंगे। पहले अपन राष्ट्रपति के पद को समझने का प्रयास करते हैं। इस कड़ी में जो है सबसे पहले राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताएं संविधान निर्धारित करता है। कुछ योग्यताएं संविधान निर्धारित करता है, जैसे कि राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। पहली विशेषता, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे प्रथम विशेषता, किसी विदेशी मूल के व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। दूसरी विशेषता, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु 35 ईयर्स उसकी एज जो है कम से कम होनी चाहिए।
कम से कम 35 ईयर्स, कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरा, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर पदस्थापित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर संविधान एक अपवाद को भी समाहित करता है। लाभ का पद सामान्यतः उस पद को माना जाता है जिस पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति, कोई प्राधिकारी, कोई अधिकारी या कोई संस्थान जो है राज्य के राजकोष से वेतन प्राप्त करते हों, उस पद को लाभ का पद माना जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी संविधान जो है समाहित करता है। उनमें से राष्ट्रपति पद के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है जो संघ का कोई मंत्री हो, या राज्यों का कोई मंत्री हो, या राज्यों का राज्यपाल हो, संसद का सदस्य हो, या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य हो। इन पदों पर रहते हुए कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होता है तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यद्यपि इन पदों पर रहने वाले जो पदाधिकारीगण हैं वह भी राजकोष से कुछ वेतन प्राप्त करते हैं, तथापि इन पदों को संविधान लाभ का पद राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के संदर्भ में स्वीकार नहीं करता है। एक अपवाद यहाँ पर माना गया है। तो ये मुख्य 3 विशेषताएं: भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र कम से कम उसकी हो, और वह किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। लाभ के पद के कुछ अपवाद हैं, जैसे कि संसद के सदस्य हों, संघ का कोई मंत्री हो, राज्यों के कोई मंत्री हो, या राज्यों के राज्यपाल हो, या राज्य विधानसभाओं के विधानमंडलों के कोई सदस्य हो। इनको लाभ का पद इस संदर्भ के लिए नहीं माना जाता है। अब इससे आगे की जो राष्ट्रपति पद के लिए है, इसके आगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की कुछ प्रक्रियाएं संविधान द्वारा निर्धारित की गई हैं। इसके लिए हमें कुछ मतदान की प्रणालियों पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, ये 2-3 महत्वपूर्ण बातें राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए आवश्यक हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो सामान्यतया राष्ट्रपति निर्वाचन एकल संक्रमणीय और आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व संविधान की मूल भावना के अनुरूप राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें पूरे संघ की जनता को राष्ट्रपति पद के लिए अपना मत डालने का अधिकार है। इस सिद्धांत पर इस प्रणाली को आधारित किया गया है। जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है शब्दावली इसी बात को इंडिकेट करती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व इस रीति से देने का प्रयास किया गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, निर्वाचक मंडल जो बनाया जाता है, उस निर्वाचक मंडल के सदस्यों का मतमूल्य निकाला जाता है, वोट वैल्यू निकाली जाती है, और वो पूरे भारत के विधानसभाओं के सदस्य और संसद के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। 2 महत्वपूर्ण पद यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के लिए हैं। निर्वाचक मंडल, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। यहाँ निर्वाचित सदस्य शब्द का प्रयोग स्पेशली एम्फेसाइज किया गया है।
जिसका तात्पर्य ये है कि संसद में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेते हैं। केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, ये मिलाकर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनता है और ये जो है राष्ट्रपति पद के लिए वोट डालते हैं। अब इन दोनों पदों के लिए अलग अलग तरीके से मतमूल्य निकाला जाता है और ये मतमूल्य ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एम्फसाइज करता है, इस पर फोकस करता है, क्योंकि संसद के सदस्य पूरे भारतवर्ष में से निर्वाचित होकर के आते हैं और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य राज्यों की जनता तय करती है। तो इनके द्वारा डाले गए मत राष्ट्रपति को संपूर्ण भारत की जनता को अनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व करने का जो है संकल्प दोहराते हैं। उसी मंशा के अनुसार ये बनाया गया है। संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका मतमूल्य निकालने के लिए संसद की कुल संख्या में संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका कुल संख्या में भाग दिया जाता है और अगर भागफल 1000 के गुणक में आता है, भागफल से अगर 500 से कम है तो भागफल को एज इट इज मान लिया जाता है और अगर गुणक में 500 से ज़्यादा संख्या शेषफल आती है तो गुणक में एक और जोड़ दिया जाता है। इसी रीति से दोनों पदों के मतमूल्य निकाले जाते हैं और दोनों मतमूल्य निकाल करके जिस उम्मीदवार को जितना मत प्राप्त होता है उसके आधार पर उसके मतों की गिनती की जाती है। हालांकि ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि एकल संक्रमणीय प्रणाली के तहत राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी पसंद के मत देने का अधिकार होता है। जैसे प्रथम वरीयता का मत, द्वितीय वरीयता का मत, तृतीय वरीयता का मत। राष्ट्रपति पद के लिए जितने उम्मीदवार निर्वाचन के लिए उम्मीदवार बनते हैं उतनी वरीयता के मत देने का अधिकार इस निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को दिया जाता है और निर्वाचक मंडल का प्रत्येक सदस्य अपनी वरीयता के मत देता है। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो इस तरीके से प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। और उसके बाद जो दूसरी शब्दावली एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है उसमें वरीयता के मत देकर के, मान लीजिए किसी राष्ट्रपति के चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े हुए, A, B, C या X, Y, Z जो भी अपन माने, अगर इनको जो वोट देना है तो इनकी वरीयता निर्धारित की जाएगी। ये प्रथम वरीयता का मत हो गया, ये द्वितीय वरीयता का मत हो गया और ये तृतीय वरीयता का मत हो गया। इस प्रकार से जो मत दिया जाएगा तो उम्मीदवार के लिए जो मतदाता है वह अपनी वरीयता तय करते हैं और फिर जब कुल मत दिए जा चुके होते हैं तो प्रथम वरीयता के मतों की गिनती की जाती है। प्रथम वरीयता के मतों की गिनती करने के बाद में जो चुनाव कोटा होता है, इलेक्शन कोटा जिसको बोलते हैं, इलेक्शन कोटा अगर कोई उम्मीदवार प्राप्त कर लेता है जो कि नॉर्मली 50% +1 का मान के चला जाता है, कम से कम इतने मत प्राप्त होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस वरीयता के मत की गिनती प्रथम मान ली जाती है और उस उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए प्रथम राउंड की गिनती में किसी उम्मीदवार को ये चुनाव कोटा, इलेक्शन कोटा अगर प्राप्त नहीं होता है, इतने मत प्राप्त नहीं होते हैं, तो फिर उसकी दूसरी वरीयता के मतों की गिनती की जाती है और ये क्रम, और उसको उम्मीदवार को जो सबसे कम प्रथम राउंड में जिसको सबसे कम मत मिले थे उस उम्मीदवार को चुनाव की गिनती से बाहर कर दिया जाता है और उसकी वरीयता के मतों को पहले 2 उम्मीदवारों के मतों में जोड़ दिया जाता है और जो उम्मीदवार जो है आपका चुनाव कोटा प्राप्त कर लेता है उस उम्मीदवार को इस चुनाव में विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो ये प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति को इंडिकेट करती है। इसके साथ ही यहाँ पर एक शब्द और है, अप्रत्यक्ष, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए जो वोट डाला जाएगा वो अप्रत्यक्ष रीति से डाला जाएगा, अप्रत्यक्ष और गोपनीय तरीके से। तो ये भी शब्द जो है राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली को यहाँ पर एम्फसाइज करते हैं। तो इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया बड़ी दुरूह प्रक्रिया है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है।
भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है। और राष्ट्रपति चूंकि सर्वोच्च पद पे होने के कारण से राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है पूरी जनता के द्वारा किया जाए, इसीलिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व को यहाँ पर काम में लाया गया है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के कारण से उसको और भी अनुपातिक बनाने का प्रयास किया जाता है और पूरी प्रक्रिया प्रत्यक्ष और गोपनीय तरीके से संपन्न की जाती है। और मतमूल्य निकालने के बाद अगर कोई उम्मीदवार अपना निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं करता है तो भी यह आवश्यक नहीं है कि उसको विजयी घोषित किया जाए, जब तक कि उसको कम से कम आधे मतों से कुछ अधिक मत, चाहे वह एक ही क्यों न हो, प्राप्त नहीं हुआ तो उसे विजयी घोषित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें पूरे देश की जनता को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास जो है संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। और गणराज्य के प्रधान होने के कारण से राष्ट्रपति भारत की जनता के निर्वाचित व्यक्ति माने जाते हैं। और ये सबसे अहम बात है कि गणराज्य घोषित होने के कारण से भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें संपूर्ण जनता भाग लें। अब चूंकि ये प्रत्यक्ष रूप से बड़ा दुरूह प्रक्रिया है, इसीलिए इसको संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से अमल में लाने का प्रयास संविधान की मूल भावना के अनुरूप किया गया है। अब ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित और नेक्स्ट जो है राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों से संबंधित और उनके संवैधानिक स्थिति से संबंधित जो मुख्य प्रावधान संविधान में है उन पर अपन चर्चा करेंगे। और ये जो चर्चा आज अपन ने की है उस पर आप लोगों की कुछ जिज्ञासाएं हों तो आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए मोबाइल नंबरों पर।